हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले आज 25 दिसंबर है और तमाम ईसाई कम्युनिटी को हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस और पूरी कौम को कायदे आज़म का यौम पैदाइश मुबारक। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। इक़्तिदार संभालने से पहले ट्रंप इंतजामिया ने इरादे जाहिर कर दिए। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम टारगेट पर। ट्रंप एलची रिचर्ड ग्रेनल का बानी पीटीआई की रिहाई का फिर मुतालबा। बानी पीटीआई पर करप्शन के केसेस को ट्रंप पर इल्जामात की तरह झूठा करार दे दिया। नए अमरीकी वजीर खारजा की पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी की पेशन गोई। रिचर्ड ग्रेनल ने अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान से मुतल्लिक मजीद क्या कुछ कहा, पाकिस्तान का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की रिहाई के बदले में अमरीका से मुतालबा कर दिया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले खान की रिहाई का अंदिया। अमरीकी मुमकिना मदाखलत, मुल्की खुद मुख्तारी में मदाखलत तस्वुर होगी। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने अहम बयान दे दिया। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई से मुतल्लिक अमरीकी बयानात पर खुश। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रखने की हिदायत भी कर दी। दूसरी तरफ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर असद कैसर ने मुज़ाकरात इमरान खान की मुशावरत के बगैर बेमायनी करार दे दिए। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो है वो हम देख रहे हैं क्लासरा साहब, हमारी टीवी स्क्रीन्स पे एक ही तस्वीर नज़र आ रही है, वो है रिचर्ड ग्रेनल की। और उन्होंने पहले तो वो ट्वीट्स कर रहे थे, अब उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया है और उसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं। खुसूसी एलची हैं वो ट्रंप के, और उन्होंने मवाजना भी किया है खान साहब का ट्रंप के साथ, और बहुत सी पॉजिटिव बातें की हैं इमरान खान को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है? पहले तो ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप के पास और बहुत सारे महाज होंगे जब वो आएंगे, लेकिन अब लगता है कि इसकी भी अहमियत बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं इसलिए भी थोड़ा सा इस बात पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो सकती है कि मैं 10-12 दिन के लिए यूएसए में था, तो वहाँ पे भी हमने देखा है, सुना है सारी चीज़ें जहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही थी कि अमेरिका में बैठ के आपने इन तमाम इश्यूज़ को किस आंख से देख रहे हैं। ये सारा तूफान जो मुझे नज़र आया ये तो पाकिस्तान में ही था। यहीं पे शोज़ हो रहे थे, यहीं पे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, यहीं पे ट्विटर पे वार लड़ी जा रही है। ट्रंप साहब के एक मतलब नामजद जो वजीर ही कह लें कैबिनेट के या वटेवर जो मुशीर हैं उनके, मुझे तो वहाँ पे कोई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैंने कोई पेपर देखने की कोशिश की तो कोई बहुत बड़ी स्टोरी है, वहाँ पर तो कोई इशू नज़र नहीं आया कि जनाब के ट्रंप साहब का जो आने वाला सबसे बड़ा मेन इशू जो है वो खान साहब हो सकते हैं, या अगर इनके रिचर्ड साहब की जो वॉर ऑफ वर्ड्स जहाँ पे चल रही है या इस पे कोई रिलेटेड हो। क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे भी समझी जाती है कि उनके जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो कुछ और भी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जिन पे वो काम करना चाहेंगे। यूक्रेन वार उनके लिए मसला है, फिर उसके बाद जो उनके अपने उन इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उसका उनके लिए प्रॉब्लम अभी से आना शुरू हो गया। असल वादे उनके इलेक्शन के वादे वो थे, इमरान खान साहब वादे में शामिल नहीं थे कि हमने इलेक्शन जीत रहे हैं और हमने आके इनको रिहा कराना है। इसके बाद ये गजा की वार जो है वो मसला है, और उनके अपने डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा उनके लिए उस वक्त एंगेज हैं, जो हर अखबार या हर किसी सियासत के लिए होते हैं। या वो अपने जो इस वक्त नॉमिनेटेड वजीर हैं, 3-4 के स्कैंडल्स आ चुके हैं वहाँ पर, उनको लेके उनका जो अमेरिकन वो मीडिया जो है ना वो उसमें लगा, जो हम भी लगे रहते हैं कि हमें तो छोटी सी एक खबर एक उसमें एक हमें चाहिए होती है। सो वो इशू जो मैंने वहाँ पर देखा है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उनके लिए नहीं था। या मे बी वो 20 जनवरी का वेट कर रहे होंगे कि 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप साहब आएंगे सो डोमेस्टिक इशूज़ पे वो क्या हो सकता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये मुमकिन है कि उन्होंने ट्रंप साहब को, क्योंकि लॉबिंग बड़ी अच्छी की थी, पीटीआई ने बहुत सारे इन्होंने लोग हायर किए थे, मिले थे, मुलाकातें हुई थी, दमाद से मुलाकातें, उनके करीबी लोगों से मुलाकातें, बताया गया था ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने रिचर्ड साहब को कह दिया होगा कि भाई जनाब ज़रा थोड़ा सा एंगेज करें, आप 2-4 ट्वीट्स करें, तो लिहाजा आप अगला जो 10-12 दिन है थोड़ा सा मेला लगाएं, शुगर लगाएं। तो वो उस पर रिचर्ड साहब ने एक ट्वीट्स कर दिए कि जनाब के आप खान साहब को वो फ्री करें। जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन बात है, वो रिचर्ड साहब का ट्वीट करना नहीं है, या उनकी तरफ से जो भी इस वक्त हो रहा है, वो हुकूमत पाकिस्तान के वजीरों का रिस्पांस है। इट्स ए चाइल्डिश, अगर मुझसे कोई बचकाना, इमेच्योर, मतलब है वो क्या इनको जल्दी में और बगैर सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और किसको कर रहे हैं? एक ऐसे बंदे को जिसको नॉमिनेट किया है एज हिज एडवाइजर या एक मामले खसूसी या कैबिनेट का मिनिस्टर। ओ भाई अभी गाँव बसा नहीं है
अभी कोई उन्होंने हलफ नहीं ली है, अभी उनकी कैबिनेट मुकम्मल नहीं हुई। कैबिनेट के अभी से कुछ लोगों से वो इस्तीफे ले रहे हैं, कुछ से नहीं ले रहे, उसकी जगह फलां को लगा दो, अपने अपने एडजस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में, और होती रहेगी 20 तक कोई ना कोई चीज़ें आती रहेंगी। आपको मतलब कोई भी मैच्योर हुकूमत हो, कोई भी सिविलाइज समझदार हो थोड़ी सी, कि अब किसको जवाब दे रहे हैं और किसके आगे जवाबदेही दे रहे हैं, जो शराइत रख रहे हैं कि फलां कर लें, ऐसे कर लेते रहे, आप आफिया हमें दे दें तो हम आपको दे देते। मतलब वो कहते हैं आर यू किडिंग विद मी, आर यू किडिंग विद योर कंट्री। आपको कम से कम इतनी सेंस, अब ख्वाजा आसिफ साहब एक इतने ज्यादा सीजन बंदे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आप बहुत बड़ी तोप चीज हैं, बड़े स्टेटस पे बैठे हैं, आपको ये जेब देता है कि अभी तक हुकूमत बनी नहीं है उनकी, अभी ट्रंप साहब ने हलफ नहीं लिया, उनकी कैबिनेट नहीं आई, वहां से कुछ उन्होंने, उनके किसी बंदे ने 2-3 ट्वीट्स कर दिए, पूरी हुकूमत पाकिस्तान काम छोड़ के उसी काम पे लग गई है। राना सनाउल्लाह साहब उस पे लग गए हैं, आज तो उन्होंने फॉर्मल उन्होंने बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज ही कर दिए। इसके बाद अताउल्लाह तारड़ साहब, और फिर पूरी की पूरी पीएम नवाज जो है वो उस पे उनका सोशल मीडिया, इससे ज्यादा अहमकाना मैं कहूँगा, यही मैं सिविलाइज्ड लफ्ज टीवी पे कहा जाए, इससे ज्यादा सिली अप्रोच किसी भी हुकूमत की नहीं हो सकती, इससे ज्यादा इमेच्योरिटी हो नहीं सकती जो इन्होंने चंद दिनों में एक ट्वीट को लेकर दिखाई है। मतलब आप तो ये तो नहीं लग रहा कि प्रेशर ले रहे हैं? मुझे एक बात के समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस तरह से जवाब देना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर तो डेवलप हो रहा होगा। इस पे आते हैं, मैं हुकूमतों की बता रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से हैं, ये कि रिस्पांस ऐसा दे। मतलब दुनिया में कोई काम करता होता है कि एक उनका जिसको कोई जानते ही नहीं था, मान लिया बहुत बड़ी तोप चीज होगी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होगा, मान लिया बहुत बड़ा होगा, ठीक, उसको हुकूमत में तो आने दें, उसको पहले कोई हुकूमत बनने दें, कोई ट्रंप साहब के साथ ऑफिशियली एंगेजमेंट होनी है। अच्छा, आपको मैक्सिमम इसका जवाब कोई दे भी सकता था तो फॉरेन ऑफिस से कोई सवाल कराया जा सकता है। दुनिया भर में आपके पास रिपोर्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है यार एक सवाल पूछ लेना हमसे कि रिचर्ड साहब ने जो उस पर ट्वीट किया, हम इस पे आपने क्या रिस्पॉन्ड करना। मैं आपको कोई भी इनको डिप्लोमेट होता ना, या अगर किसी से मशवरा करते, क्योंकि सियाने तो साढ़े खुद हैं, वो इनको यही कहता है कि नो कमेंट्स करना है इस पे, आपने कोई कमेंट्स नहीं करना जब तक फॉर्मली तौर पर कोई अमेरिकन, कोई व्हाइट हाउस की तरफ से आपको साथ ये मसला ना उठाया जाए, बायलैटरल उठाया जाए, कोई लेटर लिखा जाए, कोई आपको साथ कोई फोन किया जाए, या आपके साथ कोई 2-4 चीजें की जाए, आप उसके बगैर रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो इन्होंने अब इस मसले को इतना रिचर्ड साहब ने अहम नहीं बनाया, उन्होंने जितना हुकूमत पाकिस्तान के रिस्पांस ने किया। वो कहते हैं सम टाइम आप अपने अपोनेंट्स का वेट जो है अपने रिस्पांस से बढ़ा देते हैं, अब आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो 1-2 दिनों में ये मसला खत्म हो जाता है। सो मुझसे अगर पूछें, इट्स हाइट ऑफ इमेच्योरिटी जो दिखाई जा रही है, दिखाई गई है। और फिर उसके बाद जो रिचर्ड साहब का जो भी बैकग्राउंड था उसको लेके जो यहाँ पे फिर उन्होंने ट्रेंड चलाए, कैंपेन चलाई, मीम बनाए, वीडियोस बनाई, फलानी बनाई, तो उसका भी अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने उनको ये कल्टीवेट कर लिया है, तो आप इस तरह की हीट दे के उसको मिस्टर ये रिचर्ड को आप तो पीटीआई का काम आसान कर रहे हैं आप तो, और वही काम पीटीआई ने किया है। आपके लूज बाल जो आपने किए हैं, उनके करैक्टर पे, दीगर चीजों पे आपने जो अटैक करने शुरू किए हैं, तो उससे आपको क्या फायदा होना था? आपको ये भी एहसास होना चाहिए। दूसरी इमेच्योरिटी देखें कि आप ऐसे बंदे को अब हिट कर रहे हैं जो उनके बड़ा करीब है, इनके ट्रंप के, आपने उनको थोड़ा सा साफ रखना है। उनकी जो भी लाइफ है, जैसे अमेरिकन जाने उनका काम जाने, उनका कंडक्ट क्या है, लाइफ क्या है, व्हाटएवर। अगर अमेरिकन उनको पसंद करते हैं तो हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि फलां बंदे को बना दिया, नहीं बना दिया। सो इनके यहाँ को लगता ही नहीं है कि कोई कुछ सोच समझ है। कहीं पे बैठ के 4 बंदे बैठे होंगे, कोई वजीर आजम से मशवरा किया गया होगा, कोई आपने कोई फॉरेन ऑफिस से मशवरा किया होगा, कोई आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री से मसला किया होगा, आपने कोई इजलास बुलाया होगा जिसके बाद तय किया गया होगा कि ये हमने गुफ्तगू करनी है। रिचर्ड साहब का जवाब किसने देना है? राना सनाउल्लाह साहब ने देना है, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने देना है, अताउल्लाह तारड़ ने देना है, बैरिस्टर दनियाल ने देना है, मैंने देना है, आपने देना है, उसने देना है, वजीर आजम किसने देना है? ये तो फ्री फॉर ऑल कर दिया। मुल्क कैसे नहीं चलते? फॉर गॉड से इस मुल्क में रहम करें, इसको मजाक ना बनाए। पूरी रियासत पाकिस्तान जो है एक उनके नॉमिनेटेड में बार-बार डेजिग्नेटेड, खुदा ना का कोई पता नहीं है, उसको हफ्ते 2 हफ्ते बाद सपोजली किसी वजह से हटा दिया जाए तो पता ये चला जाएगा पूरी ये कौम और पूरा सोशल मीडिया और पूरा हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ एंगेज रही है। अब इसके बाद क्या बंदा इनसे बात करे, क्या या इनके बारे में क्या बात करे जो रियासत पाकिस्तान को चला रहे हैं। और ये हमें अभी रिसेंटली ही जब ये ट्रंप इलेक्शन जीते तो वो आपको याद होगा वो पुरानी ट्वीट्स एहसन इकबाल साहब की और सबकी निकाल के दिखा रहे थे जब वो 2020 में हारे थे, तो उनका जिस तरह से जो है उनके बारे में ट्वीट्स थी तो उस पर जो है वो भी हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही थी और वो काफ़ी शर्मिंदगी फिर जो है वो उनको उठानी पड़ी। मुझे ये बताएं क्लासर साहब, आप जब ये 24 नवंबर वाला हो रहा था आपने कहा था कि
ये थोड़ा सा ट्रंप इंतज़ामिया जब आने वाली होगी उसके करीब जो है उनको ये करना चाहिए था। ये उनका एक कह सकते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वाकई ये खान साहब का एक ट्रंप कार्ड था जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था और वो सोच रहे थे, और उसी की ये एक कड़ी थी, इस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट लेकर आना, एक प्रेशर बिल्ड करना। उनको पता था ये डेट हम आगे इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और ये इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड होते चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, अभी उसका देख लें, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं ये, अब हुकूमत आ गया है, ये पीछे हैं कि हमसे मुज़ाकरात करें। वो ट्रंप कार्ड आपका था, मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूं कि 20 के बाद ही कुछ हो सकता था ना। आपने कहा हम टेंपो कायम रखेंगे, तो फिर आप मतलब यू आर बेगिंग, वो क्या कहते हैं, ये मजाक कहा भी है उन्होंने कि लगता है जी हम इनसे भीख मांग रहे हैं। कौमी असम्बली में कह रहे हैं जनाब आपको जुडिशल कमीशन बना दें, कभी कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। 22 या 24 से पहले ये हालत नहीं थी, या बल्कि 24 वाले दिन ये हालत नहीं थी। अगर 24 वाला माहौल है, हुकूमत आपके पैरों में बैठी हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट आपसे बातचीत कर रही थी, आपको ब्रेस्टर साहब सैफ को या इनको गोहर साहब को वहां पे रात को आपके दरवाजे जेल के खुलवाए जा रहे थे, मिन्नतें की जा रही थी, बकौर अलीमा खान साहबा के हमें कहा गया था 20 दिन बाद खान साहब को छोड़ देंगे, आप अंदर इस्लामाबाद में ना। ये सारी शरायत ये हुकूमत खुद अपनी तरफ से ऑफर। अब क्या हालत है, अगर इनका वो ट्रंप कार्ड था और इनकी बड़ी एक बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो रही थी, उसका नतीजा ये निकला तो आपस में लड़ाइयां हुई इनकी। अब देख लें अली अमीन गंडापुर साहब की, बुशरा साहबा की, बैरिस्टर गोहर साहब की, खान साहब की, अलीमा खान साहबा की, आपस में उन्होंने खौसर अच्छी खासी पार्टी की डिवीजन हुई है। उस जलसे से, जुलूस से या धरने से क्या निकला, पार्टी डिवाइड हुई, गालियां खाई, बल्कि सलमान अकबर राजा साहब ने और हामिद रजा साहब ने और बाकी बैरिस्टर गोहर और तमाम लोगों ने गालियां खाई बुशरा साहबा से उसके बाद, 24-26 के बाद। सो पार्टी इस वक्त सब इल्जामात लगाए गए, वो कहते तू उसका टाउट है, वो कहते तू फलां का टाउट है, वो कहते तू उसका एजेंट है, तू गद्दार है, आपस में गद्दारी के फतवे बांट रहे थे। सो वीक हुए। ये जो इनकी आप पोजीशन आप कह रहे हैं ना हुई है। अच्छा पार्लियामेंट में भी यही कुछ हमने, हुकूमत अब वो डटी खड़ी है, हुकूमत अभी भी सीरियस नहीं है इन मुज़ाकरात में, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हुकूमत क्या रही है, एक पॉलिटिकल हुकूमत हमेशा कहेगी हम बात करना चाहते हैं, अब दरमियान में कोई ना कोई 2-4 कोई ऐसी शरायत रख दी जाएंगी। अब इनकी शरायत देखें, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, अब खान साहब क्या शरायत पेश किए बैठे हैं। एक तो उन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की है, ये शरायत नहीं, मैं एक और कह रहा हूँ, जो शरायत इन्होंने 24 को रखी थी वो शरायत है इसमें नहीं, वो शरायत नहीं। इट मींस के उन्होंने लूज किया अपना ग्राउंड। वो शरायत तो ये थी कि इमरान खान साहब को रिहा करें, नंबर 1। दूसरी शरायत थी कि हमारा जो मैंडेट वापस करें। तीसरी थी 26वीं, वो किधर है वो शरायत। अब वो कहता हमारा वर्कर रिहा करें। इनको जो फायदे बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल रहे हैं, या लक देखें, मतलब इनको लक इनको सपोर्ट कर जाती है कि इनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से सपोर्ट मिली है। क्योंकि इन्होंने वहां पे अगर मिलिट्री का आपका मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं, वहां से दुनिया के रिएक्शन है। ऊपर से जो इन्होंने बेवकूफी फरमाई और रिचर्ड साहब के साथ एंगेज हुए, इन्होंने इमरान खान साहब के मसले को यूनिवर्सल मसला बना दिया। अगर 2-3 दिन ये इग्नोर करते, कोई जवाब न देता, मैं शर्त कहता हूँ किसी को तीसरे दिन याद नहीं होना, तो हमें याद नहीं होगा 2 रात पहले हमने क्या प्रोग्राम किया था, आपके पास कौन से टॉपिक से हमें नहीं पता होता। इतनी इंफॉर्मेशन का फ्लो आ रहा है, दुनिया बदल रही होती है। आपने उनके साथ उनके गले फिट हो गए रिचर्ड साहब के कि जरा उनको सबक सिखा लेंगे, आपने हमें कहां पे कर लिया। सो आई खान साहब मैं फिर भी समझता हूँ वीक विकेट पे खड़े हुए हैं। अभी जो स्ट्रेंथ उनको मिल रही है वो आपको मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से जो उनको सजाएं हुई हैं, उस पर यूरोपियन यूनियन की अपनी यूनिवर्सल कंसर्न्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी दुनिया में उनका यही है, उनके एसओपीज हैं। कहीं भी ये चीजें होंगी उनका रिएक्शन आएगा। तो ये लक ही आपके ख्याल में ये प्लान या फोर्स नहीं किया है उन्होंने, ये सर्कमस्टांसेस हैं जो इनको फेवर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि सर्कमस्टांशियल इनको फेवर, वहां ट्रंप का जीतना इनके लिए फेवरेबल है, यस उनके हामी है इनके इमरान खान साहब काम में। इसके बाद इनका मिलिट्री ट्रायल के तौर पर फैसले आना और 25-26 लोगों को सजाया देना, यूरोपियन यूनियन का यूके का रिएक्शन है, ये सर्कमस्टांशियल इनको अपनी तरफ से बेड़ी डबोए बैठे हैं। अल्लाह के फजल से 2-2.5 सालों में आप देख लें, मतलब कोई ऐसा काम आप बता दें फिर हमसे नाराज हो जाते हैं जो आपने किया और बैकफायर ना किया, और जिसको बाद में आपने ये ना कहा हो ये हमारी गलती थी। खान साहब की कोई ऐसी बात आप बता दें जिसको करने के बाद ये हुकूमत में थे या हुकूमत से बहर इन्होंने ये ना कहा हमने गलत किया है। सो सर्कमस्टांसेस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या इनकी हमाकतें, दूसरे लफ्जों में हुकूमत की हमाकतें जो हैं या इनकी वीकनेसेस हैं, इनकी गुफ्तगू जो है या मतलब इल एडवाइस पॉलिसीज हैं, उन्होंने खान साहब को सपोर्ट दिया। खान साहब और उनकी पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई ऐसा कोई बच ना जाए जिसकी वजह से कोई हमारा पैरों पर खड़े हों। देख लें पार्लियामेंट तमाम उन्होंने शरायत वापस ली हैं, अब नई शरायत है इस वक्त मेरा ख्याल है उनमें शामिल। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, मुज़ाकरात जब हुए उसके बाद जब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है खुशाइन बात है लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। टाइम फ्रेम से क्या मुराद है खान साहब की, क्या देख रहे हैं वो कि ये इसका भी रिलेशन ट्रंप इंतजामिया से है कि वो अब इनके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये कि ट्रंप साहब के आने से पहले सारा
मतलब मक्खू ठप दें खान साहब को, जो सजाएं करनी है बाकी रहते वो कर दें, या उससे पहले खान साहब के साथ कोई बातचीत करने के बाद कोई हल निकाल के खान साहब को रिहा कर दें, ताकि एम्बेरसमेंट ना हो, कल को ये पता चले कि भाई जनाब के ये भी यहाँ पे इतराए फिरेंगे हमारे पीटीएल। देखा वो बड़े भाई वाली बात है, बड़ा भाई आया ना हमारा, आपने हमें फैंटी ये उसमें स्कूल में हम करते थे, पहले भी बताया कि अगर हमें 2 चमाटे हमारे किसी क्लास में लगा दिए और हम उसको दोबारा नहीं मार सके तो हम इधर ही रुक, मैं बड़े भाई को लेकर आ रहा हूँ, तो बड़ा भाई आ गया, बड़ा भाई आ रहा है, अब पूरी पीटीए बड़े भाई का इंतजार कर रही है, और बड़े भाई आते 2-4 पहलवान छोड़ दिए मोहल्ले में, जरा इनको टेस्ट करो, इनको जरा बहुत इंग्लिश के टर्म में टेस्टिंग वाटर्स, जरा इनको ट्राई करो कि कितना गहरा पानी है या कितना कुछ है। उस टेस्टिंग में फेल हुए हमारे वाले में, फिर कह रहा हूँ जो मुझे अब तक लग रहा है। सो इनके लिए अब एक वाइटल टाइम है कि इन्होंने इस पे क्या करना है। और मजे की जो चीज है राना सनाउल्लाह साहब ने जो की है वो वाली के आरफा सिद्दीकी वाली, आफिया सिद्दीकी, सॉरी ये आफिया सिद्दीकी समझ में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। मैंने प्राइवेटली तौर पर ये मेरी कुछ दोस्तों से बातचीत होती रहती है, जैसे गॉसिप्स होती हैं, मेरा ये ख्याल था मैं कि ये शरारतें हैं, ये शरारत करेंगे। जिस दिन ट्रम्प साहब ने कोई अगर ट्वीट किया कि जनाब इमरान खान साहब को रिलीज करें, इन्हें मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये कोई अब मेरा कोई बार बार एक ही साइड पे जा रहा हूँ मुझे कि इनकी हमाकत पे, वो भाई आपको जवाब देना था, ट्रम्प के ट्वीट का जवाब देते ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं था इस पर। मुझे एक बात याद आ गई बड़ी मजे की, अब एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है कि किसको आपको जवाब देना चाहिए। ये बात है तकरीबन 2004 की। उस वक्त यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर होते थे फैसल सालेह एजाज साहब, तो और ये आ गए उसमें ये शौकत अजीज साहब जो हैं वज़ीर आज़म बनना था, 40 दिन के लिए बन गए, चौधरी शुजात साहब वज़ीर बन गए ना, वज़ीर आज़म बन गए। तो इन्होंने उनके खिलाफ ने एक आर्टिकल छपाया, उनके खिलाफ ये फैसल साले हयात के खिलाफ, और इल्ज़ाम था कि चौधरी साहबान ने इन्होंने एक कॉलम लिखा और फैसल साहब पे बड़े उन्होंने सीरियस इल्ज़ामात लगाए एज ए इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर। अच्छा, फैसल साहब जो हैं उन्होंने जनाब जवाब देना था इसका। अच्छा, चौधरी साहबान का बड़ा क्लाउड है इस्लामाबाद में, कौन सहाफ़ी अब उनका वो जवाब छापे फैसल साले आजाद का। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया जी मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, मैं न्यूज़ में था उस वक्त, मैं जी बिस्मिल्लाह, हम तो बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कंट्रोवर्सी हो तो काम चले। तो उसके बाद कैबिनेट बननी थी, इस शौकत अजीज़ की बननी थी, तो उन्हीं दिनों की बात है। और चौधरी ये जो है ये अपने शुजात साहब वज़ीर आज़म थे, निगरान के ऑफिशिएटिंग जो भी है, उन्होंने बड़ी जवाबी तौर पर बड़े संगीन उन्होंने हमले किए इन पे, परवेज अली साहब पे भी और चौधरी शुजात पे भी। और ये वज़ीर आज़म थे, जहन में रखे हैं उस वक्त के न्यूज़ में छप गई सारी चीज़ें बड़ी सख्त किस्म की। सो इनकी कोशिश थी चौधरी साहबान की कि फैसल साले हयात को हटाया जाए वजारत दाखिला, इनको नए सेटअप में ना मिले शौकत अजीज़ में, इनके अपने मसले थे, अपने प्रॉब्लम थे, वो एक लंबी कहानी है। तो अगेन ये उनको कंट्रोवर्शियल करके हटवाना चाह रहे थे फैसल साले आजाद को, कि किसी और को लगवाया जाए, जिसमें कामयाब भी हुए। बाद में आपको याद होगा आफ्ताब शेरपाव साहब लग गया, फैसल साले आजाद को हटा दिया गया था। खैर फैसल साले आजाद ने बड़ी सख्त बातें की। जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने अपने बहुत सारे सवाल किए। मैं फैसल साहब एक बात बताएं, ये मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। इससे चौधरी शुजात साहब जो है उनको सियासी गॉडफादर कहा जाता है, वो किंग मेकर हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई बंदा वजीर नहीं बनता, कोई पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं बनता, कोई ओहदा नहीं मिलता। आप पढ़ गए, आपने तो डायरेक्ट फायरिंग मारी है उस पर की है, उस निगरान वजीर आज़म पे, तो आप मतलब डर नहीं लगता आपको कि आपको वजारत नहीं मिलेगी, चीज़ें नहीं मिलेगी, फलां नहीं मिलेगी? भाई फैसल ने बड़ी खूबसूरत बात की, मेरी पूरी ज़िंदगी में काम है ये। उसने कहा उसे बात सुने, ये जिस दरबार पे ये जाते हैं, कोर्ट में जाते, मैं भी वहीं जाता हूँ। मैं कोई वजीर इनकी वजह से नहीं था, मेरी जनाब मुशर्रफ के साथ अपने पेट्रियाटिक जो बना था, पेट्रियाट बनाया था इन्होंने, मेरी उस वजह से थे। ये जहाँ पे ये जाते हैं वहीं पे मैं जाता हूँ, इनको जहाँ से इनको ब्लेसिंग मिली है मुझे भी वहाँ से मिली है। मैं जनाब मुशर्रफ से तो डरूँ, मैं उसकी खुशामद तो करूँ या पैम्पर करूँ, मैं उनके आगे खुशामदी को खुशामदी करूँ, मैं इनसे डरूं, इन्होंने मुझे कोई वजीर बनाना नहीं बनाना। ये बात ना मुझे हमेशा जहन में रही है, ये पूरी पब्लिक के लिए कि खुशामद आपने करनी है, पैम्पर करना है किसी को, तो भाई साहब को करे ना। जो खुशामदियों के खुशामद की मतलब है आपने उनकी खुशामद कर, ये क्या तरीका? और भाई आपने डरना है तो भाई ट्रम्प से डरें, उसको जवाब दें। आप ट्रम्प के वजीरों के आगे वालों को जवाब दे रहे हैं। ये मैं आपको एक टेक्निकल जो बात मेरे जहन में आ रही थी कि आप अंगेज होना था तो आपने इसके साथ होना था, ट्रम्प के साथ होना था, कोई वो भी बनता, कोई मुकाबला भी बनता, कोई मैच भी बनता। मेरा ख्याल है आपने जी ब्रेक ले लें। आफिया वाली बात बड़ी अहम है, वो वापस आके करते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिचर्ड ग्रेनल की के जो इंटरव्यू आया उनका, और उन्होंने बड़ी बातें की क्लासरा साहब। अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह ने जो है वो एक शो में बैठे हुए थे वो, और उन्होंने कहा कि ठीक है अगर वहाँ से इतना प्रेशर आएगा और वो कहेंगे कि खान साहब को छोड़ दें तो हम भी डिमांड कर देंगे कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दें। उस पर फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब उन्होंने सुना है कि जब शकील आफरीदी वाला टाइम था तो बड़ा प्रेशर आ रहा था कि वो हमारे हीरो हैं और उनको रिहा किया जाए, तो हमने एक स्टांस लिया था स्ट्रॉन्ग, और हमने कहा था कि ठीक है फिर आप भी हमारी जो बेटी हैं आफिया सिद्दीकी उनको छोड़ दें। और तो हमने एक स्टैंड जो है वो लिया था। फिर कहा जाता है कि जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे तब भी हमने एक स्टैंड लिया था। उन वक्तों में इस वक्त में क्या कोई फ़र्क है कि हम स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, क्या लगता है? बड़ा अहम सवाल है और दो तीन बड़े इसमें अहम सवाल। एक और भी मौका था जब पाकिस्तान में बहुत बड़ा दबाव आया था, शायद हम वो भूल गए हैं। वो 11 या 10 महीने के लिए सलाला पे जब अटैक हुआ था, ये नेटो फोर्सेस ने अमेरिकन का हमला आया था, हमारे 28 या 30 फौजी शहीद हुए थे उस पर चोटी पे। उस वक्त हमने नेटो की सप्लाई जो थी ना हमने वो कर दी थी, रोक दी थी, और 11 महीने तक अमेरिकन ने बड़ा जोर लगा के देखा था कि आप इसको खोलें, और हमारे यहाँ से कंटेनर्स जाते थे जो भी उनका खाने पीने का सामान जाता था। तो 10-11 महीने तक पाकिस्तान ने कहा जब तक आप सॉरी नहीं करेंगे, मादरत नहीं करेंगे, हम आपको ये नहीं देंगे। और अमेरिकन से माफ़ी मांगने पे तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि माफ़ी हम नहीं मांगेंगे। तो ये 10 महीने डेड लॉक रहा था। जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। उसको पूरे का पूरा 10 महीने दबाव को इन्होंने बर्दाश्त किया था। और अमेरिकन ने बाद में सॉरी तो नहीं कहा था, कोई रेग्रेट कोई इस तरह के कोई सॉरफुल को अल्फाज यूज़ करके उन्होंने वो बात की थी। सो पाकिस्तानी स्टेट का जो उस वक्त मौक़िफ़ था वो बड़ी हद तक अमेरिकन ने माना था। ऐसे शकील अफरीदी की बात जो कर रहे हैं, शकील अफरीदी के लिए सेनेटर्स आए थे यहाँ पे, इनके वफद आए थे, उन्होंने आगे बातें की थी, रिक्वेस्ट की थी, पेंटागन ने, सेंटकॉम ने, सब ने की कि भाई हमारा हीरो है। तकरीरें हुई थी वहाँ कांग्रेस में, उन्होंने नहीं दिया था, आज तक नहीं दिया उन्होंने वहाँ पे। अब तीसरी जो हमने देखी, हाँ एक उन्होंने चीज़ अचीव की थी, रेमंड डेविस वाली जो हुई थी, जना पाशा उस वक्त DGI थे, और उस वक्त जनरल मेरा ख्याल कियानी जो है ना वो वहाँ पे थे सारी। उस वक्त लियोन पेनेटा वो CIA के चीफ थे, उन्होंने शुजा पाशा को बकायदा बुला के कहा था। उसकी जो अपनी बुक में उसने उसमें लिखा है वर्दी फाइट्स में, उस लियोन पेनेटा ने बड़ा पूरा चैप्टर लिखा है कि मैंने जनरल शुजा पाशा साहब को बुलाया और मैंने कहा जनरल साहब वापस जाएं और मुझे रेमंड डेविस जो है ना मुझे डिलीवर करके दें, और अगर उसको कुछ भी हुआ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। वो यस उस दबाव पे किया गया था, वो सारी की सारी इन्होंने चीज़ें की थी। अच्छा एक और अगर न्यूक्लियर वाली बात भी हम देख रहे हैं, बाज़ दफ़ा होता है किसी का, अब हालात डिफरेंट क्या है जो आप कह रहे हैं जी, दो चीज़ों की वजह डिफरेंट है। सम टाइम आप कहते हैं किसी का ब्लफ कॉल कर लिया जाए कि ठीक है जी आप क्या करेंगे हमारा, वही होता है ना, अभी आप शकील अफरीदी पे नहीं माना, सलाला पे नहीं माना, और फिर पता वही चला कि अमेरिकन ने ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई आप पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो सम टाइम आपको कुछ ज़्यादा थ्रेट कर रहा हो ना तो यू कॉल ए ब्लफ, ओके फाइन। अब इंडियन हमें ये पता क्या कहते हैं, अब हमारे यहाँ ये उस पर क्योंकि मीडिया में नहीं आता, पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस था कि अगर हम पे कोई अटैक हुआ है ना, हमारा न्यूक्लियर डेटरेंट है और हम आपको हिट करेंगे, मतलब जब भी किया। इसलिए हमने कभी वो फर्स्ट न्यूक्लियर साइन नहीं किया उनके साथ के नो, ये पैक्ट होता है ना, नो मतलब है कि आपने पहले अटैक नहीं करना। पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ, ये कह के कि अगर हम पे अटैक हो हमारा तो वह डिफेंस है। उन्होंने जब वो भेजे थे, उनके जहाज आए थे और बम किया था उन्होंने, मेरे ख्याल यहाँ पे उसमें बालाकोट था या कौन सा उसका था वहाँ पे, तो उसके बाद वहां पे इंडियन ये कहते थे, हमने 2-3 दफा करके देख लिया, हमने पाकिस्तान का ब्लफ कॉल किया है, ये कहते हैं हम एटम बम मारेंगे, तो एटम बम मारा फिर इन्होंने। वो कहते हैं कि हमने फिर, क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार से बचना चाहता है, वो हमेशा पाकिस्तान का ये रहा कि हम एटम बम पे उस पर स्ट्रेटेजिक अपने एसेट उस पर जाएंगे, अटैक पे जाएंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने दोबारा वही उनको मैचिंग रिस्पांस दिया और हमारे भी गए प्लेन गए, उन्होंने वहां पे बम करके आ गए, उन्होंने भी कोई नुकसान नहीं किया था, हमने भी कोई नुकसान किया। लेकिन इंडियन ने समझते हैं कि हमने इनका ब्लफ कॉल कर लिया। ऐसे इसराइल और ईरान का ब्लफ हमने देखा अभी रिसेंटली, ये कहते जी उनको तबाह कर देंगे, वो कहते हम कर देंगे, हम हमला नहीं कर सकते, वो कहते आप नहीं कर सकते, एक दूसरे के ब्लफ उन्होंने भी कॉल कर लिए। सो फिर अगर ट्रंप साहब वाला ब्लफ आपने कॉल करना है तो कर लेंगे भाई, चलो आप कहते हैं हम नहीं करते रहा, तो ट्रंप साहब क्या कर सकते हैं? ये बड़ा सबसे ज्यादा ना मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, मैक्सिमम वो 2-3 काम कर सकते हैं। ऑलरेडी उनके सैंक्शन लगे, जो बड़े काम थे हम वो भी नहीं कर सकते। ईरान से पाइपलाइन आनी थी, आज तक हम नहीं बना सके, इतना हमें नुकसान हुआ, पैसे हुए, हमें जुर्माने पड़े। वो जो 2-4 ज्यादा काम कर सकते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल पे है, अमेरिकन अपनी पाबंदियां लगा सकते हैं। यस वो ड्यूटीज बढ़ा सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो जाती है उनको वहाँ पे 8-10 अरब डॉलर की है टेक्सटाइल की, उसको किया जा सकता है। वो प्लस अब IMF में यस मैं समझता हूँ रोल
है उनका बहुत बड़ा, पिछली दफ़ा अमेरिकन ने हमें क्लियर करा के दिया था, उन्हीं की वजह से हुआ था। आपका FTF वगैरह जो है वहाँ पर उनका भी रोल है, वेस्टर्न क्योंकि कंट्रीज आ जाएंगे सारे, उसमें यूरोपियन बैठे हुए हैं और स्पेशली उसमें यूरोपियन यूनियन को ऑलरेडी कंसर्न्स हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या होंगे इन केस ये अगर ये सिनारियो होता है कि हम अगर ये स्टैंड उस पर लेते हैं, तो फिर चाइना आपके साथ, ये भी उनको फिक्र है वैसे अमेरिकन को जहन में रखें कि वो पाकिस्तान को नहीं जाना देख सकते कि ये चाइनीज, ईरानियन और रशियन कैंप में चला जाए। मतलब ऑलरेडी ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी भी कोई यहाँ पे खित्ते में थोड़ी सी अहमियत है यहाँ पे कि नॉर्थ कोरिया आपको नहीं बनाया जा सकता, आपको ईरान नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज ऑफ आपको और मुस्लिम कंट्रीज, सऊदीज हैं, UAE हैं, चाइनीज हैं और दीगर ममालिक के साथ आपके तल्लुकात है। लेकिन सवाल यह कि क्या आपको इस लेवल तक ये चीज़ों को जाने देना चाहिए, आपको लोकल उनके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, या उनको उनके साथ बैठ के डिलाग करना चाहिए, या पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इमरान खान, कि पाकिस्तान को रिस्क पे डाले बगैर कि IMF का आप लोन खराब करें, FTF का करें, तल्लुकात खराब करें, बैलिस्टिक मिसाइल के नाम लेके अपने पे सैंक्शन लगाएं। इज इट वर्थ? क्या ये वर्थ है कि आपको खान साहब को, ठीक है केसेस हैं अदालत में, रिहा कर दें, हुकूमतें बनानी थी हमने बना लिए, 2 नंबर 10 नंबर का निकाल लगे लें खान साहब धरने, वो निकालते रहे, आपका क्या जाता है? एक तो आपकी एक स्ट्रेटजी ये हो सकते। सो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस कि आपने उनके साथ बैठ के रिहा करना है, मुल्क बचाना है, लोग बचाने, ईगो में नहीं पड़ना, या ब्लफ कॉल करना है कि नहीं जनाब जो करना है कर लो, देखी जाएगी, या फिर आपने अपने दोस्तों के साथ चले जाना है, चाइनीज हैं, सऊदीज हैं, या बाकी आपने बुला के उनको देखना है कि वो क्या सपोर्ट आपको कर सकते। सो इट्स अ बिट कम्प्लेक्स, इतना आसान नहीं है बैठ के दावे कर देना। मैं कहूँ कि अमेरिकन क्या कर लेंगे, वो कर सकते हैं। और स्पेशली ट्रंप साहब की क्योंकि शख्सियत ऐसी है, उनके बारे में कहते हैं कैन बुली, उन्होंने चाइनीज को, ये प्रेसिडेंट को भी कर सकते हैं, वो प्यूटन को भी कर सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया वाले को भी कर सकते हैं, वो ईरान को भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शख्सियत ऐसी बना ली है कि मैं यार के हर एक के साथ आई कैन गेट ए बिजनेस अगर डन। ये शख्सियत की क्योंकि आपने बात की है, तो रिचर्ड ग्रेनल ने कुछ मवाजना भी किया है ट्रंप का और खान साहब का। उन्होंने कहा कि वो आउटसाइडर हैं ट्रंप की तरह, मतलब कि वो रिवायती सियासतदान जो हैं वो नहीं है, इसलिए उनको पसंद करते हैं वो रिहा किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन पे भी करप्शन के बहुत से झूठे इल्ज़ाम हैं और इस तरह के झूठे इल्ज़ाम हैं जो ट्रंप पे भी हैं। तो ये मवाजना कैसे देख रहे हैं आप? बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा वो आपने पूछा मुझसे, मैं अभी अमेरिका में आते हुए ना, मैंने अगर जो सबसे मेरी बड़ी शॉपिंग होती, किताबें होती है मेरी, बार्न्स नोबल पर जाकर सबसे बड़ा मेरा खर्चा हुई होता है, या मेरा बेस्ट टाइम मैं वहीं गुजारता हूँ। बड़ी खूबसूरत किताबें अमेरिका में छपती हैं। अभी 2 रिसेंटली आई हैं, बिल क्लिंटन की आई है और उनकी बेगम साहबा की, हिलरी की आई है। दोनों ने लिखा है कि व्हाइट हाउस से जब निकले हैं, ये जो हो गए बिल क्लिंटन जो है, जब व्हाइट हाउस से निकले तो फिर इसके बाद 23 साल के कैसे गुजरे हैं। उन्होंने पूरा उसका बुक का नाम सिटीजन, तो उन्होंने पूरा अपने 23 सालों का ना वो लिखा है कि मैं इसके बाद जिंदगी मैंने 23 साल कैसे गुजारी है। तो हिलरी ने इसी तरीके से लिखी, वेरी मतलब वंडरफुल बुक है, मस्त है। तो मैं जहाज में आते ना ये पढ़ता है मैं, ये जो बिल क्लिंटन की आधी से ज्यादा मैंने पढ़ ली, उसमें बाकी चीजें छोड़ दें। अब अमेरिका का माइंडसेट देखें, अमेरिका के यहाँ किसी का ये पता चल जाए जब वो नॉमिनेट होते सदारत के लिए और उनका प्रोसेस शुरू होता है स्पीचेस का सारा, कि इसने बैठ के कॉलेज दौर में कुछ चर्च का सिगरेट पिया था, वो इतना बड़ा स्कैंडल होता है कि उसको विड्रॉ करना पड़ता है। कोई थोड़ा सा उसमें कोई हैरासमेंट का चार्जेस लग जाए, कोई उस पर कोई ऐसी चीज आ जाए। अमेरिकन अपने लिए कैसी लीडरशिप चाहते हैं, ये मुझे बिल क्लिंटन की किताब पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ है। उसमें वो लिखता है, अब अगर मतलब उस पर काउंसिल, उसने कहा मैं बैंक करप्ट हो गया था, मुझे कर्जे लेने पड़ गए, तो मैं अपने वकील हायर करने थे, जो मोनिका वाला उसका आया था, उसका स्कैंडल मोनिका लेविंस्की का आया, उसके बाद उस पर इल्जाम लगे इसने झूठ बोला है, चीजें की ट्रायल हुआ, इंपीचमेंट शुरू हो गई, उसने करने थे, वकील करने थे, वकीलों के लिए उसको लोन लेने पड़े, कर्जे लेने पड़े, और जब वो प्रेसिडेंसी से गया वो बैंक करप्ट था, उसके पास पैसे नहीं थे। बाद में तकरीरें की किताब में लिखी, वो एक और कहानी है। अब अंदाजा करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट बैंक करप्ट हो गया है इस बुनियाद पे कि अपने वकीलों के पैसे नहीं थे, वो ले रहा था, बाद में उधार लेके बाद में वापस भी किए सारे, कि तूने झूठ क्यों बोला है? अपने लिए लीडरशिप का क्या म्यार रख रहे हैं? बहुत हाई म्यार देखें कि झूठ बोला तुमने, यार तुमने हमारे साथ ये मतलब वो किया, 2 नंबरी की, हमारे लिए क्या म्यार है? हमारे नजदीक वो समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई लीडर, मैं आपको 3-4 बताता हूँ, वो कहते हैं ये करप्शन नहीं होती, ये सियासी विक्टिमाइजेशन है। मसलन मैं ज्यादा लंबा नहीं जाता, नवाज शरीफ साहब जो थे, उनको जब अगेन यही बिल क्लिंटन साहब आए थे, वो जनाब मुशर्रफ से मिले, उन्होंने कहा जनाब इनको फांसी नहीं देनी, जैसे आपने भुट्टो साहब ने कंपनी को दे दी थी, उनका भी रोल था।
वो सऊदी से उनको लेकर गए, उनको फेयर इनफ, उनको कहा इनको छोड़ना है, आप छोड़ें, केसेस क्या है, इल्जामात क्या है, वो नहीं है। मियाँ साहब के 5 बड़े आजमों में जदादे हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, सब कुछ है, हमने वो चट्टा कट्टा हमने देख लिया। उनको वो नहीं समझते कि मियाँ साहब करप्ट पॉलिटिशियन है, वो बिल क्लिंटन भी नहीं समझता, वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं समझती। बेनजीर भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो साहब पे उस नेकलेस के आपको याद होगा जनीवा में केसेस भी चले, इन पे जरदारी साहब पे इन पे मनी लॉन्ड्रिंग $60 मिलियन का, उसके लिए कौन वो डील करवा रहे थे, कंडोलीजा राइस और मार्क रॉयल ग्रांट डील करवा रहे थे जनाब मुशर्रफ से, क्योंकि वो करप्शन नहीं समझते थे, वो कहते थे सियासी प्रिजनर है। सेम गोज फॉर इनके इमरान खान साहब के लिए, इन पे जो इल्जामात हैं, मतलब देखा हम तो देख चुके हैं, अमेरिकन के नजदीक वो सियासी इल्जामात हैं। क्यों? वो पाकिस्तान में वो रिवायत समझते हैं, ना वो अदालतों पे ट्रस्ट करते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट पे करते हैं, ना हमारे मीडिया पे करते हैं, ना पार्लियामेंट में करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, ये तो इंसाफ कर ही नहीं सकते, यहाँ के जजेस भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटर भी नहीं कर सकते, ये 2 नंबर नहीं है। लिहाजा जो लीडर भी जेल में जाते हैं, खान साहब आर्मी मंडी में जाके करोड़ों रुपए के तहत बेच दें, वो मलिक रियाज से पैसे ले रहे हैं, वो डोनेशन ले लें, वो हीरे की अंगूठियां ले लें, उनकी बेगम साहबा, उनके ये करप्शन ही नहीं है। सो ना नवाज शरीफ को करप्ट समझते थे, ना बेनजीर भुट्टो साहब को समझते थे, ना जरदारी को, ना इमरान खान साहब को। क्राइटेरिया क्या है? ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। लेकिन अगर बिल क्लिंटन ने एक झूठ बोल दिया है वहां पे, तो वो उसकी इंपीचमेंट पूरी दुनिया को लाइव दिखाइए। सो रिचर्ड साहब को ये कहना मेरे लिए हैरान कौन नहीं है कि अमेरिकन पाकिस्तान में हर लीडर को जो करप्शन करके पकड़ा जाता है, क्योंकि प्रोसेस है यहाँ पे, उसको यही समझते हैं कि जनाब कि नहीं ये सियासी इकदाम है। सो इमरान खान साहब भी सियासी प्रिजनर हैं, बेनजीर भुट्टो साहब भी थी, जरदारी भी था, नवाज शरीफ साहब भी थे। एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन बिल क्लिंटन कहते हैं जनाब कि मैंने अगर एक झूठ बोला, एक छोटा सा मामूली सा, पाकिस्तान लोग हंसेंगे इस बात पे, मुनीका वाले स्कैंडल पे लोग हंसेंगे, यार ये कोई बात थी, अगर प्रेसिडेंट साहब का कोई बातचीत चल रही थी, आप लोगों ने स्कैंडल बना दिया। तो जनाब ये म्यार जो है ना, ये रिचर्ड साहब ने, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि मैं शुक्र है जनाब कि उन्होंने इनको खान साहब को भी ट्रेंड कंटिन्यू रखा। यस, वो ट्रेंड कंटिन्यू, उससे नवाज बीबी, उसका जरदारी साहब और इमरान खान साहब, ये करप्ट नहीं है जी, बिल्कुल ये सियासी प्रिजनर है। बिल क्लिंटन ये मुजरिम था जिसने झूठ बोल दिया था, छोटा सा मामूली सा हमारे नजदीक, तो उन्होंने पूरे का पूरा ट्रायल किया उस गरीब का। ठीक एक वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद डिस्कशंस जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लास्टर साहब, हम बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह ने जो एक बयान दिया उसके बाद दूसरे हुकूमती वज़रा भी ये बात करने लगे कि अगर इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी की हम रिहाई की बात करेंगे। मुझे ये बताएगा, वैसे तो आपने कहा वहाँ कोई इतना जोशो खरोश नहीं है अमेरिका में इस चीज़ को लेकर, रिचर्ड ग्रेनल की बातों को लेकर या क्या, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बड़ी हैरानिकल चीज़ देखें, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जब पावर में आऊँगा मैं आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाऊंगा। उनकी तकरीरें हैं, उनका नैरेटिव जो वन ऑफ द नैरेटिव जो बाद में उनकी बहन फौज सिद्दीकी साहब ने मेरी शिकायत भी की थी कि खान साहब ने वज़ीर बन के कोई इन्होंने आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट नहीं की। उनकी फैमिली कहती रही, ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी ना, तो खान साहब को उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकर आना चाहिए था कि आफिया साहब को छोड़ें, तल्लुकात जो बहुत अच्छे थे आपके, आपने नहीं छुड़वाया। अब इनकी देखें, ये होती चलातों में होता था, मुझे याद अम्मा जो है ना हमें वो दे देती थी बाज़ आटा और ये ना गंदम दे देते, हमने वहाँ पे आके अगर ये जो है देहातियों की ये जो आपकी दुकानें होती हैं वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, हम खुद चलाया हुआ था कि जाएं जी ले लें, आटा ले लें, गंदम ले लें, कपास दे दें, उसके बदले घर की चीजें लें। तो अब तो उसके बाद करेंसी तो बड़ी लेट है ना ह्यूमन हिस्ट्री में, नहीं तो बार्टर सिस्टम था। अब वो बार्टर सिस्टम हो रहा है किसके लिए? वो आफिया सिद्दीकी साहब। अब ये वो नैरेटिव बड़ा पावरफुल है, पाकिस्तानी कौम कहेगी बात तो ठीक है, आप खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं, आपके पास भी तो वो बेचारी आफिया सिद्दीकी बैठी हुई है, वो क्या कहेंगे? इसको कैसे सेल करेंगे अमेरिकन पब्लिक को, कांग्रेस को, मीडिया को कि जनाब आफिया या इवन एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब कि हम आफिया सिद्दीकी को रिहा करना चाहते हैं, क्योंकि खान की रिहाई हमारे लिए बड़ी जरूरी है। आप उनको कन्विंस कैसे करेंगे अमेरिकन पूरी पब्लिक को, उन लोगों को? सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट इनकी मूव है इनकी तरफ से। अच्छा, खान साहब तो कहते थे मैं फ्री करवाऊंगा आफिया सिद्दीकी, पता ये चला कि खान साहब फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आफिया सिद्दीकी की आजादी के बदले या ट्रेड कर रही है बार्टर सिस्टम करके। आयरनी बनेगी कि खान साहब को रिहाई मिलेगी, इन्होंने रिहा करवाना था आफिया सिद्दीकी को, रिहा तो नहीं करवा सके, आफिया सिद्दीकी अब इनकी रिहाई के काम आ रही। और इस तरह आपको पता हो प्रिजन एक्सचेंज होता रहा, हमास और सऊदी उनमें इसराइल में होता रहा है, इसको ईरान और इनमें अमेरिकन में होता रहा है, दुनिया भर में इस तरह के बहुत सारे प्रिजनर एक्सचेंज है। सो मेरा ख्याल है खान साहब भी कभी ये बात नहीं मानेंगे, पीटीआई को भी ये बात सूट नहीं करेगी कि जनाब कि उनका अमेरिकन का दबाव आया, अमेरिकन खुलकर सामने आए और इनको रिहा करवाएं, ये किसी को नहीं सूट, खान साहब को नहीं करेगा। उन्होंने चालाकी कर दी है, वो अगर ठीक है जी खान को ले जाओ, आफिया सिद्दीकी साहब को आप हमें दे दें, और जो कि वो नहीं दे सकेंगे। बहरहाल ये मेरा ख्याल है, देखते हैं कि इसको हुकूमत पाकिस्तान कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि मुझे इनसे अक्ल की तवक्को नहीं है। जो इन्होंने उसका रिचर्ड वाले उस पर ट्वीट पे अपना वो दिया है ना इन्होंने
अपने रिएक्शन दिया है, उसके बाद कोई रही से थोड़ी सी भी उम्मीद थी वो भी नहीं रही इनसे। ठीक है जी, आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।